ठंड में चादर जितनी बड़ी रोटी ओढ़ने वाला ससुराल। उत्तर भारत की कड़कड़ाती ठंड थी। ठंडी हवाएं खिड़कियों को हिला देतीं और सुबह उठे बिना ही लगता कोई बर्फ का गोला चेहरे पर फेंक गया हो। ऐसी ही ठंड में गांव की नईनवेली बहू सिया अपने ससुराल पहुंची थी। सिया शहर में पली बढ़ी थी। वहां हीटर, गर्म पानी, मोटे कंबल सब मिल जाते थे। लेकिन ससुराल एक छोटा सा गांव था, जहां ठंड के मौसम में सिर्फ परंपराएं गर्म थी और बाकी सब ठंड में जमाने लायक। पहली सुबह सिया ठंड से कांपते हुए रसोई में पहुंची। रसोई में उसका सामना सबसे पहले बड़े देवर रघुवीर से हुआ, जो कानों तक मफलर लपेटे बैठा था। भाभी, जल्दी उठ गईं? ठंड में नींद कहाँ आती है देवर जी, सिया बोली, हाथ मलते हुए। इतने में सासू माँ आ गई। बहू, आज हमारे घर की खास परंपरा निभानी है। चादर रोटी बनानी होगी। सिया चौंक गई। चादर रोटी? वो क्या होता है? सासू माँ मुस्कुराई। अरे, यहाँ ठंड इतनी होती है कि लोग रोटी नहीं खाते, रोटी ओढ़ते भी हैं। सिया हंस पड़ी। मतलब चादर जितनी बड़ी रोटी? हाँ, बिल्कुल। आज तू बनाएगी। सिया की हंसी वहीं रुक गई। चादर जितनी बड़ी रोटी का महायज्ञ। रसोई में चारों तरफ आटा भरा पड़ा था। देवर बोले, भाभी, हम सब नाप ले चुके हैं। रोटी का साइज किंग साइज बेडशीट जितना चाहिए। सिया ने सोचा, हे भगवान, ये रोटी है या गांव का मैदान? चक्की वाला बेलन सामने पड़ा था, बिल्कुल लठ जितना बड़ा। देवर बोले, भाभी, ये बेलन रोटी के लिए है। सिया, ये बेलन है। ये तो किसी को मार दोगे तो अस्पताल पहुंच जाए। सब हंस पड़े। बेलना शुरू और रोटी का भागना। सिया ने रोटी बेलनी शुरू की। पहले 1 फुट, फिर 2 फुट, फिर 3 फुट, और अचानक रोटी टेबल से खिसककर फर्श पर आ गिरी। देवर चिल्लाए, रोटी भाग रही है, पकड़ो पकड़ो। सबने ऐसे भागकर रोटी पकड़ी जैसे कोई क्रिकेट का कैच हो। सिया शर्माते हुए, इतनी बड़ी रोटी को कैसे संभालूं? सास बोली, बहू, डर मत। इसी के साथ तो ससुराल की गर्मी आती है। ससुराल की यूनिक परंपरा। सिया ने जब पूछा कि इतना बड़ा रोटी क्यों, सासू माँ ने कहानी सुनाई। बहू, हमारे पूर्वज ठंड में खेत जाते थे। ठंड इतनी होती थी कि हड्डियां जम जाए। तब दादी परदादी इतनी बड़ी रोटी बनाती थी कि आदमी उसे कंबल की तरह ओढ़कर काम कर लेते थे। इसे कहते हैं खाना भी और बचाव भी। देवर बोला, भाभी, ये रोटी हमारी सिक्योरिटी है। रोटी थर्मल, समझ लो। सिया हंसते हंसते लोटपोट। रोटी का तवा और सिया का संघर्ष। अब बारी आई रोटी सेंकने की। लेकिन तवा कोई सामान्य नहीं था। तवा पूरा एक गोल तालाब जैसा बड़ा था, जिसे 4 लोग उठाते थे। सिया बोली, ये तवा है या शादी में पनीर टिक्का वाला पैन? देवर, भाभी टेंशन मत लो। यहाँ हम रोटी नहीं सेंकते, रोटी पकाते नहीं, रोटी को अपने आप पकने देते हैं। साथ ही एक मजेदार मशीन थी, रोटी पलट मशीन, जिसे घुमाने पर पूरी तवा जैसी रोटी अपने आप पलट जाती थी। पर सिया ने जैसे ही मशीन घुमाई, रोटी तवे से उछलकर सीधे दक्खी पर चढ़ गई। देवर चिल्लाए, भाभी, रोटी उड़ रही है। ये तो गरम हवा के गुब्बारे जैसी। पूरा घर हंसी से भर गया।
सर्दी का असली मुकाबला। धीरे धीरे रोटी तैयार हुई। अब परंपरा के अनुसार हर सदस्य को रोटी का एक हिस्सा ओढ़ना था और एक हिस्सा खाना था। दादाजी आए, कड़क आवाज में बोले, बहू, ये रोटी हमें सिर्फ ठंड से बचाती नहीं, हमें एक साथ भी जोड़ती है। सबने रोटी ओढ़ ली। दिखने में ये नजारा ऐसा था जैसे पूरा परिवार आटे की चादर में लिपटा हो। सिया हंसते हुए रो पड़ी। ये परंपरा कितनी प्यारी है। एक रोटी सबको एक साथ बांध देती है। सिया का कमाल, नई बहू की नई परंपरा। शाम को सिया ने एक और आइडिया दिया। क्यों न हम इस रोटी को गर्म रखने के लिए सूप भी बनाएं? सभी को आइडिया पसंद आया। ठंड में गरम सूप, रोटी चादर और हसीन मजाक ने ससुराल को गर्म कर दिया। देवर बोले, आज से सिया भाभी की रेसिपी का नाम रोटीर जाय सूप थाली। अंत, सिया का अपनापन। रात को सिया घर की छत पर खड़ी थी। पूरा गांव धुंध में ढका था। ससुराल वालों की हंसी, उनकी परंपराएं, सब उसके मन में उतर गए। उसने महसूस किया, ठंड बाहर की जितनी भी हो, पर घरवालों का प्यार अगर गर्म हो तो सबसे बड़ी रजाई वही बन जाता है। और अगले दिन सिया ने जो रोटी बनाई वो पिछली से भी बड़ी थी। चादर नहीं, पूरा रजाई कवर। और देवर बोले, भाभी, अब तो इस रोटी में पूरा मोहल्ला सो सकता है।